नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को मेंटेन रख रहे होंगे और अपने कॉम्पिटिशन्स में जमे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाबर का चौथा आक्रमण भारत पर, कि भारत पर जो चौथा आक्रमण वो करते हैं किस किस तरीके से ये होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, भारत पर बाबर के तीसरे आक्रमण की बातें, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं शुरू करता हूं बाबर का चौथा आक्रमण। 1524 की बात है। बाबर फिर से जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आतुर होते हैं। और बाबर के लिए एक अच्छी बात क्या होती है अब, कि दिल्ली पर जो शासन करते हैं वो होते हैं इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के जो गवर्नर होते हैं पंजाब में वो होते हैं दौलत खां। अब इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच कटु संबंध होते हैं और इनमें आपस में जो है बहुत कटुता रहती है। एक तरीके से दौलत खां जो है इब्राहिम लोदी की बात को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, ना उनका कोई आदेश मानते और ना ही उसका कोई पालन करते। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को दिल्ली आने का आदेश दिया, लेकिन दौलत खां वहां जाने से मना कर देते हैं और इसके उल्टे अब वे बाबर की शरण में जाना पसंद करते हैं। दौलत खां ने बाबर को संदेश भिजवाया कि बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे, इसमें वे उसका साथ देंगे और इब्राहिम लोदी के स्थान पर दिल्ली में उनके चाचा आलम खां को गद्दी पर बिठाएं। तो बाबर की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि बाबर तो ऐसे फिराक में था ही। इससे पहले भी राणा सांगा का एक दूत जो है बाबर के पास जाता है और बाबर से कहता है कि अगर बाबर जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है तो राणा सांगा उधर से दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे। अब बाबर की तो दोनों हाथों में लड्डू लड्डू। बाबर को ये जो मौका था बहुत सुनहरा मौका लगा और बाबर ने इस मौके को भुनाना चाहा। अब बाबर पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो गया और भारत पर अपने सपने देखने शुरू कर दिए। वैसे तो बाबर को किसी निमंत्रण की जरूरत थी नहीं, क्योंकि बाबर का पहले से ही इरादा था कि वो भारत पर आधिपत्य करे। लेकिन जब ये जो भारत के दो महान विभूतियां बाबर से एक तरीके से जो है निवेदन किया इन्होंने, तो बाबर की तो भौहें खिल उठी और बाबर ने जरा सी भी देरी नहीं लगाई और तुरंत जो है अपने अभियान पे निकल पड़ा और लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया। अब जब बाबर ने लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया, तो जो पंजाब के गवर्नर थे, यानी इब्राहिम लोदी के पहले सहयोगी रहे और अब एक इब्राहिम लोदी से शत्रुता निभा रहे थे पंजाब के गवर्नर दौलत खां, तो दौलत खां बाबर से मिलने जाते हैं अपने दो पुत्रों के साथ। इनके जो दो पुत्र होते हैं जो इनके साथ जाते हैं, दौलत खां के दो पुत्र गाजी खां और दूसरा पुत्र होता है दिलावर खां। तो इन दोनों के साथ जो दौलत खां हैं वो जाते हैं और दौलत खां के मन में थी कि बाबर इनको जो है लाहौर की सत्ता दे देंगे। लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं तो बाबर जो है इनको लाहौर देने से साफ मना कर देते हैं, जिससे दौलत खां का जो सपना था वो टूट जाता है और बहुत निराश हो जाता है। अब दौलत खां के पास कोई चारा नहीं था और वो बाबर का जो है साथ छोड़ देता है और अपने पुत्र गाजी खां के साथ वापस आ जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या होती है यहाँ पर, कि जो दौलत खां का दूसरा पुत्र था दिलावर खां, वो अपने पिता से विश्वासघात कर जाता है, क्योंकि उसे सत्ता का बहुत मोह हो रहा था। तो दोस्तों, सत्ता में ना कोई किसी का पिता है ना कोई किसी का पुत्र है, ये घटना इस बात को साबित करती है। यहाँ दिलावर खां अपने पिता का साथ छोड़ देता है
और बाबर के संग जो है रुक जाता है। बाबर इससे खुश होता है, यानी उसके विश्वासघात से खुश होता है, जो उसने अपने फादर के साथ विश्वासघात किया उससे खुश होता है और उसकी जागीर सौंप देता है और दिलावर खां को खाने खाना की उपाधि भी देता है। बाबर ने दौलत खां को जलंधर और मुल्तानपुर की जहांगीरें देने की पेशकश की थी, लेकिन दौलत खां को ये मंजूर नहीं था और वो अपने पुत्र गाजी खां के साथ वहाँ से भाग आता है। और ये जो दूसरा पुत्र था इसका दिलावर खां, ठीक है, जो अपने ही पिता से विश्वासघात करके बाबर की शरण में रुक जाता है, उसको जो है खाने खाना की उपाधि और मुल्तानपुर की जागीर सौंप दी जाती है। और ये दिलावर खां इसमें ही अपना संतोष करके बाबर की चरणों में बैठ जाता है। और दूसरे जो आलम खां थे, जो इब्राहिम लोदी के चाचा रहे, उनको जो है दीपालपुर मिल जाता है। तो इस तरीके से बाबर जो है इन दोनों यानी दिलावर खां और जो दूसरे आलम खां हैं इनको अपने पक्ष में ले लेते हैं। अब जैसे ही बाबर यहाँ से लौटते हैं तो जो आपके दौलत खां होते हैं, राइट, दौलत खां अपने पुत्र गाजी खां के साथ इस दीपालपुर और सुल्तानपुर पर दोनों पर आक्रमण करते हैं और दोनों को जो है वो जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबर की जो सेना है वो उन्हें लाहौर में परास्त कर देती है। इस प्रकार से जो आलम खां हैं वो भागकर बाबर की शरण में फिर से चले जाते हैं और बाबर से निवेदन करते हैं कि अगर वे उनको दिल्ली की सत्ता सौंप दें इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करके, तो आलम खां यानी कि जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां, वो पंजाब और लाहौर में बाबर की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अपना निवेदन बाबर के पास रखते हैं और उसके बाद वहाँ से चले आते हैं। अब फिर से यही आलम खां बाबर की शरण से निकलकर काबुल आ जाते हैं और जो दौलत खां होते हैं वो फिर इन्हें अपने पक्ष में ले लेते हैं और आलम खां और दौलत खां दोनों संयुक्त रूप से जो है दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, यानी इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करते हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी ज़बरदस्त थी और वो इन दोनों को जो है परास्त कर देती है। तो इस प्रकार से ये भारत पर जो चौथा आक्रमण था बाबर का, उसका एंड यहाँ पर हो जाता है। बाबर यहीं नहीं रुकता है, फिर से बाबर जो है अपने और आक्रमण करते हैं, पांचवा आक्रमण करता है, जिसकी बात मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों से शेयर करना और बताना कि आप लोग इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आपको आपके कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।